स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर देख रहा है। पूरे देश में करीब 2.8 मिलियन रजिस्टर्ड ई व्हीकल्स हैं और ऐसा अनुमान है कि इंडिया का ईवी मार्केट जो भी 3.21 बिलियन का है वो 2029 तक ही $114 बिलियन का हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया ई ट्रांसपोर्ट के जरिए कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन एक मिनट यहाँ पर रुककर सोचिए कि क्या सच में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्बन एमिशन में कटौती कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल पावर प्लांट से आता है, यानी कि कोल बर्निंग जो कार्बन एमिशन का मेन रीजन है। ऐसे में ई व्हीकल का बढ़ता क्रेज, देश में कोल बर्निंग, कोल पर इंडिया की डिपेंडेंसी और कार्बन एमिशन तीनों को इनडायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों, ये तो बस महज एक एग्जांपल है। ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो इंडिया में आज भी कोयले के कंजम्पशन को कम करने की बजाय उसे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसलिए इंडिया में कोल कंजम्पशन और प्रोडक्शन का ग्राफ घटने की बजाय ग्रोथ का जे कर्व फॉर्म कर रहा है, यानी बीते कुछ सालों में इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसे आप इस प्रोडक्शन ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। साथ ही अगर कंजम्पशन की बात करें तो सितंबर 2023 तक देश में 59.9 मिलियन टन कोयले की खपत हुई, जबकि सितंबर 2022 में ये नंबर्स 53.5 मिलियन टन थे। ऐसे में इंडिया आज एक कोल डायलेमा सफर कर रहा है, जिसमें वो कोयले को ना तो छोड़ पा रहा है और एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से ना ही उसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पा रहा है। ऐसे में इंडिया बढ़ते कोल प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को कैसे पूरा कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए आइए समझते हैं कि इंडिया कोल पर इतना डिपेंडेंट क्यों है, इंडिया को क्यों कोल प्रोडक्शन और कंजम्पशन को खत्म करना होगा और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट करंटली कौन से मेजर स्टेप्स उठा रही है। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। सितंबर 2021। दोस्तों, कोल क्राइसिस की खबरों से देश के सारे अखबार और न्यूज़पेपर्स भरे पड़े थे। देश में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है सुनकर सभी पावर प्लांट्स में हड़कंप मच गया था कि कैसे इंडिया इस ब्लैकआउट से डील करेगा और कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को पावर क्राइसिस से बचाया जाएगा। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात सिर्फ 4 दिन के लायक बचा कोल ही नहीं था, बल्कि पुअर पावर मैनेजमेंट और कोल पर इंडियन पावर हाउसेस की डिपेंडेंसी भी थी। दोस्तों, ये कोई 19वीं सेंचुरी की बात नहीं है, महज 2 साल पहले इंडिया की कंडीशन थी। ऐसे में जहां देश रिन्यूएबल एनर्जी के दम पर जीरो कार्बन एमिशन का सपना देखता है, देखा जाए तो कोल और थर्मल पावर प्लांट्स पर ऐसी डिपेंडेंसी इस सपने को हकीकत से बहुत दूर जा पटकती है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल की वेबसाइट की माने तो आज भी इंडिया में 75% पावर जनरेशन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में किया जा रहा है। ऐसे में इंडिया आज कोयले को एनर्जी किंग का दर्जा बिल्कुल दे सकता है। आज अगर इस किंग के किंगडम को बैन कर दिया जाए तो लगभग पूरा देश ही अंधेरे में डूब जाएगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थर्मल प्लांट्स पर डिपेंडेंसी की वजह से इंडिया नियर फ्यूचर में भी कोल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री और उस पर भी इतनी बड़ी आबादी के लिए अफोर्डेबल पावर सोर्स कोल ही है। इस नीड को पूरा करने के लिए इंडिया के पास कोयला का बहुत बड़ा भंडार है, जिसे हम कोल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मौजूद है। इन रीजन में इतना कोयला रिजर्व है कि इंडिया आने वाले 100 सालों तक इससे एनर्जी जनरेट कर सकता है। दोस्तों, कोल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की माने तो आज भी 319 बिलियन टन कोल रिजर्व जमीन के अंदर मौजूद है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा प्राकृतिक खजाना है और एक खजाना ही कोयले के कंजम्पशन को पुश कर रहा है। आप इसे ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इन कोल माइंस का टेंडर है, वो एक्सेसिबली जमीन से कोल एक्सट्रैक्शन कर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगी और नियर फ्यूचर में ये इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि कोल माइनिंग में भी प्राइवेटाइजेशन ने अपनी जगह बना ली है। देखा जाए तो कोविड-19 के रिकवरी प्लान में एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कोल माइनिंग में प्राइवेट कंपनीज को भी मौका दिया गया। यही वजह है कि आज इंडिया की 42 कोल माइंस प्राइवेट कंपनीज के अंडर हैं। दोस्तों, बहुत साफ है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर किसी सेक्टर में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है तो वो मैक्सिमम रिटर्न एश्योर करने की कोशिश करती है। कोल माइनिंग के केस में रिटर्न कंपनीज एक्सेसिव कोल एक्सट्रैक्शन और मार्केट में उसके कंजम्पशन को बढ़ाकर जनरेट करेंगी। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के साथ ही साथ नियर फ्यूचर में कोयले की खपत देश में अपने आप बढ़ जाएगी। दोस्तों, कोल कंजम्पशन को बढ़ाने में रशिया यूक्रेन वॉर ने भी कैटलिस्ट का काम किया। वॉर की वजह से ग्लोबली फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए, साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन भी श्रिंक हुई, जिसने देश में कोल कंजम्पशन को और ज्यादा बूस्ट किया। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में टेस्ट सीरीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है।
आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितने डेप्थ में हो। यानी जितना वेटेज स्टडी का होता है, टेस्ट सीरीज भी किसी एग्जाम को क्रैक करने में उतनी ही क्रूशियल होती है। अगर आप भी नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में अपीयर हो रहे हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा तैयार किए गए 6500 प्लस MCQs, सभी विषयों का फुल लेंथ कवरेज विद डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल लेंथ 100 प्लस टेस्ट, लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न पत्रों का विश्लेषण एंड डेडिकेटेड CSAT टेस्ट। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत फीडबैक और टेस्ट सीरीज का मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, जिसे आप घर बैठे ही दे सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 7999 का ये कोर्स मात्र 3999 में ही मिल जाएगा। बस इसे परचेज करते वक्त आपको AN Live कूपन कोड का इस्तेमाल करना है एंड प्राइस विल फॉल डाउन। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करें या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोयले की एक्सेसिव माइनिंग के पीछे इलेक्शंस में किए गए वादे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनता पर महंगाई की मार कम करना नेताओं का सबसे पसंदीदा चुनावी मुद्दा होता है और फ्रीबीज हर पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा। ऐसे में जब ये पॉलिटिशियंस फ्री इलेक्ट्रिसिटी के वादे करते हैं तो आफ्टर इलेक्शन इन वादों को पूरा करने की बारी आती है और फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जब एनर्जी ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें सबसे चीपेस्ट होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि कोयला जलाएं और फ्री बिजली पाएं। ये फ्रीबीज इनडायरेक्टली कोल का पॉलिटिसाइजेशन है। अगर हम दिल्ली का एग्जांपल ले तो यहाँ पर 100 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी बदौलत अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में रूल कर रही है। ऐसे में इस फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लोड के लिए जाहिर है कि दिल्ली गवर्नमेंट चीप इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करेगी और यही वजह है कि दिल्ली की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 33.6% कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से जनरेट किया जाता है, जो बढ़ते फ्रीबीज कल्चर की वजह से नियर फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, ऐसे देश के और भी राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी को फ्री दिया जा रहा है। ऐसे में कोयले का ये पॉलिटिसाइजेशन आने वाले समय में कोल की डिमांड को बढ़ाता रहेगा। दोस्तों, कोयले से छुटकारा न मिलने के पीछे एक और फैक्टर की बात करें तो वो है 40 लाख लोगों की जिंदगी। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये 40 लाख लोग इंडियन कोल इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो कोयला इन 40 लाख लोगों की लाइफलाइन है। BBC की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो अगर ये कोल माइंस बंद कर दी जाती हैं तो उनकी रोजी रोटी का कोई सोर्स नहीं बचेगा। कोल माइन में काम करने वाली जमुना मुंडा का कहना है कि अगर हमारे पास कोयला नहीं होगा तो हम कैसे पका सकते हैं। रात में हम इसे ही जलाते हैं और इसे अपने घर में रखते हैं जिससे रोशनी मिलती है। इसे समझा जा सकता है कि अगर कोयले का इस्तेमाल अचानक से बंद होता है तो इसका असर देश की 40 लाख आबादी पर पड़ेगा। दोस्तों, भले ही 40 लाख का आंकड़ा देश की आबादी के सामने बहुत छोटा लगे, लेकिन ये पॉपुलेशन देश के कुछ गरीब राज्यों में सेंटर्ड है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इन लोगों के जीवन से कोयला खत्म करने पर इनकी लाइवलीहुड का भार राज्यों की अर्थव्यवस्था पर आ जाएगा, जो राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोयला बेल्ट में कोयला ही वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जिसे बिना किसी बेहतर विकल्प के खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सभी वो फैक्टर्स हैं जो ये क्लियर करते हैं कि फ्यूचर में कोयला पूरे तरीके से रेलेवेंट बना रहेगा और उससे इंडिया छुटकारा नहीं पा सकेगा। लेकिन भारत का कोयले से पीछा छुड़ाना आज की सबसे बड़ी मांग है, जिसके कई बर्निंग रीजंस हैं। इसलिए आइए उन रीजंस को भी समझ लेते हैं कि आखिर क्यों इंडिया को कोयले से शिफ्ट होने की इमीडिएट जरूरत है। दोस्तों, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडियन विजन को समझते हैं तो उसमें सबसे बड़ा टारगेट जीरो कार्बन एमिशन का दिखाई पड़ता है और जीरो कार्बन एमिशन के लिए इंडिया को सबसे पहले अपने सारे थर्मल पावर प्लांट्स शट डाउन करने होंगे, क्योंकि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इंडिया में पावर सेक्टर को लार्जेस्ट कार्बन एमिशन करने वाला सेक्टर बना देती है। देश भर में आज 269 थर्मल पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की नीड को पूरा करने के लिए अंधाधुंध कोयला फूंक रहे हैं और इसी के चलते बड़े शहर गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं। दोस्तों, एक यूनिट बिजली बनाने में करीब 330 ग्राम कोल की जरूरत होती है और इंडिया में हर रोज 1.87 मिलियन टन कोल बर्न किया जाता है। 1 किलोग्राम कोल बर्निंग से करीब 2.5 किलोग्राम CO2 का एमिशन होता है। तो ऐसे में 2.5 किलोग्राम CO2 को 1.87 मिलियन टन कोल से मल्टीप्लाई करें तो एक दिन में 4.6 बिलियन किलोग्राम CO2 का एमिशन होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है और इंडिया को क्यों जल्द से जल्द कोल को शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल पर डिपेंडेंट है, बल्कि जिस उद्योग क्रांति से देश आज डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उनमें मौजूद लार्ज स्केल फैक्ट्रीज भी कोयले से चलती हैं। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट है, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। वो लार्जली कोल पर ही है। हर दिन यहाँ करीब 17.2 टन ऑफ कोल बर्निंग से एनर्जी जनरेट की जाती है। इतना ही नहीं, स्टील प्लांट्स के अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री भी कोल बेस्ड एनर्जी से ही ऑपरेट हो पा रही हैं, जिसका एनवायरमेंटल इफेक्ट हम देख रहे हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर भी पड़ रहा है। आज इंडिया में सिर्फ कोल पावर प्लांट से होने वाले पोल्यूशन की वजह से हर साल 80,000 से 1 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में कोल बर्निंग को लेकर कोई नेशनल एमिशन स्टैंडर्ड्स है ही नहीं।
ऐसे में पॉल्यूशन और जानलेवा होता जा रहा है। इसलिए हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का कोल बर्निंग से शिफ्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। दोस्तों, इतने बड़े लेवल पर कार्बन एमिशन इंडिया के 2030 पेरिस एग्रीमेंट पर भी सवाल उठाता है। पेरिस एग्रीमेंट लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज पर बना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। 12 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीटिंग COP27 में 196 देशों ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया। इस एग्रीमेंट का मकसद 2030 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है। इंडिया इन 196 देशों में से एक है। इंडिया ग्रीन हाउस गैस एमिशन या कार्बन एमिशन को 2030 तक कम करने के लिए बाउंड है। लेकिन जिस हिसाब से देश में कोल बर्निंग हो रही है, उस हिसाब से देश कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इंडिया कार्बन एमिशन कम करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो इंडिया की ग्लोबल इमेज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि इंडिया सस्टेनेबल एनर्जी पर रैपिडली काम करे। लेकिन क्या इंडिया इस कंडीशन में है कि वो थर्मल से रिन्यूएबल की ओर पूरी तरीके से शिफ्ट कर पाए? इसके लिए ये जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कोल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए क्या कर रही है। दोस्तों, राजस्थान का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट साइट के नाम से फेमस है, लेकिन अगर आप यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी और तय करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे भादला नाम के एक छोटे से गांव में। पिछले कुछ सालों में इस गांव ने वर्ल्ड मैप पर खास जगह बनाकर रखी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? इसकी वजह है वहां की चमकती धूप में फैली लंबी नीली प्लेट्स। दोस्तों, भादला इंडिया में मौजूद लार्जेस्ट सोलर प्लांट्स में से एक है। 14,000 एकड़ में फैला ये सोलर पार्क इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की फ्यूचर की चमक लिए हुए ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जहां लगे 10,000 ब्लू सोलर पैनल से 2.25 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो 1 मिलियन घरों तक बिजली पहुंचा सकती है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लगा है। ऐसे में मॉडल देश के सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फाइनेंशियल बर्डन देश पर क्रिएट होता है, अगर ये बर्डन स्टेट गवर्नमेंट पे ना हो तो ऐसे प्रोजेक्ट्स दूसरे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है और इसी का नतीजा है कि आज इंडिया टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी में चौथे नंबर पर है। में 2022 के आंकड़ों को देखें तो 160 गीगावाट कैपेसिटी तक के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स देश में इंस्टॉल किए जा चुके हैं। देश में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट FDIs को भी इन्वाइट कर रही है, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रोविजंस के अंदर 100% FDI अलाउड है। यही वजह है कि आज इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर में 150 प्लस गीगावाट कैपेसिटी के कंबाइंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंस्टॉल किए जा चुके हैं। जुलाई 2023 के डेटा के मुताबिक विंड पावर से 42.8 गीगावाट, सोलर पावर से 67.07 गीगावाट, बायोमास या कोजेनरेशन से 10.2 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.94 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी से 0.55 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो से 46.85 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है। दोस्तों, प्रेजेंट में 39.28 गीगावाट की कैपेसिटी वाले 57 सोलर पार्क्स गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। साथ ही साथ सोलर थर्मल पावर, ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन साल्ट ग्रेडियंट एनर्जी, ओशन वेव एनर्जी एंड ओशन करंट एनर्जी व ग्रीन अमोनिया जैसे ऑप्शंस भी क्लीन एनर्जी के लिए मौजूद हैं, जिसका फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल कर इंडिया जीरो कार्बन एमिशन को पूरा और कोल डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। दोस्तों, आज इंडिया दुनिया में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर भी बन चुका है और इसका जीता जागता सबूत है दिल्ली मेट्रो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, दिल्ली मेट्रो की 60% इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी है, जो दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे में इंडिया लगातार रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि इंडिया डेवलपमेंट के जिस स्टेज पर है, वहां कोल पर डिपेंडेंसी को पूरे तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। ग्लोबल एग्जांपल्स को भी देखें तो ये प्रोसेस हर देश में एक लंबा प्रोसेस रहा है। इंडिया को भी इससे गुजरना ही होगा। बस हम कोशिश कर सकते हैं इसे अपनी प्रायोरिटी बनाने की, जो कि इंडिया बखूबी कर भी रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।